यूएन प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूएन को $8 लाख का चेक सौंपा गया है। भारत द्वारा शुरू किए गए हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुनिया में हिंदी भाषी आबादी को संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। इस पहल को मजबूती देने के लिए उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र को $8 लाख का चेक सौंपा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रूस एवं यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत खाद्य तेलों के आयात के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। मंगलवार को वित्त मंत्री ने विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के कार्यक्रम में कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से भारत को खाद्य तेलों के आयात में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने घरेलू कारोबारियों से इस मौके का फायदा उठाते हुए तेल निर्यात की संभावनाओं पर गौर करने के लिए कहा। उन्होंने भारतीय उद्योग से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात में साझा उद्यम लगाने के लिए भागीदार बनने की बात की। गौरतलब है कि भारत यूक्रेन से बड़े पैमाने पर सूरजमुखी तेल का आयात करता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 12वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों के आदान प्रदान के लिए ब्रिक्स डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस संबंध में सरकार से निर्देश लेकर इसे पीठ को अवगत कराएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि राजद्रोह के संबंध में औपनिवेशिक युग के कानून पर किसी उपयुक्त मंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मुद्दे पर वो अपने विचारों से अवगत कराए। पीठ ने केंद्र की उन दलीलों पर गौर किया जिनमें ये कहा गया कि उसने एक उपयुक्त मंच द्वारा राजद्रोह कानून की पुनः जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से प्रतिक्रिया देने को कहा है कि क्या पुनर्विचार होने तक भविष्य में राजद्रोह के मामलों के दाखिल करने पर अस्थायी रोक लगाई जाएगी। सर्वोच्च अदालत राजद्रोह संबंधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने पूरे देश में NGO को FCRA सर्टिफिकेट देने का मामले में मंगलवार को भी छापेमारी जारी रखी। CBI ने अपनी कार्रवाई में 40 ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई और मैसूर में मौजूद ठिकाने शामिल रहे। इस मामले में CBI ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें अधिकारियों और NGO के प्रतिनिधि शामिल हैं। सर्च के दौरान 2 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हवाला के माध्यम से जुटाए गए। अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दिल्ली कोर्ट के सामने अपने सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। आतंकवाद से लेकर आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने तक जैसे तमाम आरोपों को उसने स्वीकार किया और वो उन्हें चुनौती नहीं देने वाला है। यासिन मलिक ने यह मान लिया है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसने आपराधिक साजिशें भी रची और उस पर लगी देशद्रोह की धारा भी सही है। देश और देशवासियों के लिए कुछ अच्छी खबरें। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल कोयला उत्पादन अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में 51.62 मिलियन टन से बढ़कर 66.58 मिलियन टन हो गया है। कोयला उत्पादन में 29% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड, सिग्रेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और कैप्टिव खानों ने कोयला उत्पादन में ये वृद्धि दर्ज की है। साथ ही कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अप्रैल 2021 की तुलना में पिछले महीने 9.26% की वृद्धि और मार्च 2022 की तुलना में 2.25% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। अप्रैल 2022 की बात करें तो कुल बिजली उत्पाद अप्रैल 2021 की उत्पन्न बिजली की तुलना में 11.75% अधिक रहा है। मार्च 2022 में उत्पन्न बिजली की तुलना में 2.23% ज्यादा रहा है। देश भर के तमाम शहरों में ओला उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों की मंगलवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ हुई मीटिंग में ये निर्देश दिया गया। कैब
एग्रीगेटर्स को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कंपनियां अपने सिस्टम में सुधार करें और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का सॉल्यूशन करें। इस मीटिंग में सरकार ने सभी सवालों पर कंपनियों के इनपुट लिए। इसमें गंदी कैब, खराब सेवा, मना करने को तुरंत दुरुस्त करने और ड्राइवर्स को ट्रेनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में ओला, उबर, मेरू, जुगनू समेत सभी कंपनियां शामिल हुई। संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति। जाने माने संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मंगलवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन से हमारे सांस्कृतिक जगत को गहरी क्षति पहुंची है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर संतूर को लोकप्रिय बनाया। उपराष्ट्रपति ने कहा, पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को भारतीय संगीत जगत में पुनः स्थापित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके संतूर से निकलती स्वर लहरियां संपूर्ण विश्व का परिचय भारत की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से करवाती थी। उनका संगीत भावी पीढ़ियों के लिए सशक्त प्रेरणा रहेगा। और अब खबरें राज्यों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थितियों में सुधार के मद्देनजर केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को धीरे धीरे घटाना शुरू कर दिया है। असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रयासों के कारण अधिकतर उग्रवादी संगठनों ने शांति समझौता कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा राज्य उग्रवाद और हिंसा से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनके पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार काम कर रही हैं। मोहाली में सोमवार की रात हुए ग्रेनेड हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और इसके अलावा पुलिस की कई टीमें एसआईटी को सहयोग करेंगी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10% निर्धारित करने के फैसले शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूरतगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आज बीजेपी अध्यक्ष हनुमानगढ़ जंक्शन के पास बीजेपी के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा सुख सिंह, महताब सिंह गुरुद्वारा में भी मत्था टेकेंगे और दर्शन के लिए दिल्ली वापसी करेंगे। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना 17 मई को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मई है। विधानमंडल के 75 सदस्यीय उच्च सदन में इस समय सत्तारूढ़ बीजेपी के 37 सदस्य हैं। ये साधारण बहुमत से केवल 1 सीट कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने करीब 3 साल से चल रहे प्रोजेक्ट का पहली बार जायजा लिया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के 8 चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के कार्यों का भी अवलोकन किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नए भर्ती किए गए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगा दी है। इस दौरान जांच जारी रहेगी। इस दौरान पंजाब पुलिस वकीलों की मौजूदगी में बग्गा का बयान दर्ज करा सकती है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ों में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक नागरिक की भी इस मुठभेड़ के दौरान जान चली गई। इन एनकाउंटर्स में एक सैनिक समेत 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी है।
और श्रीनगर की विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान में एमबीबीएस कराने को लेकर जम्मू कश्मीर में सीटें बेचने के लिए हुर्रियत नेता सहित 7 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इन पर पढ़ाई के नाम पर छात्रों का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। ये प्रतियोगिता 22 मई तक चलने वाली है। इस प्रतियोगिता में देश भर की हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब खबरें दुनिया भर से। आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के पद से इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट और गहरा गया है। इस बीच स्पीकर ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से अनुरोध किया है कि वो इस सप्ताह संसद का सत्र फिर से बुलाएं ताकि देश में दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट, हिंसा और सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जा सके। बिगड़ते हालात को काबू में लाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना को निर्देश जारी किए हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो उपद्रवियों को काबू करने के लिए उन पर खुलेआम फायरिंग की जा सकती है। और आपको बता दें, इसके साथ जो हमारी दूसरी खबर है वो श्रीलंका के बाद जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होने वाली है। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैसा बिन मोहम्मद अल यूसुफ करेंगे। ओमान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। 48 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, दूरसंचार, ऊर्जा, नौवहन और रियल एस्टेट के विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 82% बढ़कर 9 अरब 94 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन और के द्वारा लगातार आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्पेन के मलागा में मानवाधिकार, नागरिक समाज और आतंकवाद विरोधी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये तमाम बातें कही। पनडुब्बी से किए गए उत्तर कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के मद्देनजर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल का शनिवार को परीक्षण किया था। इस हफ्ते में ये उत्तर कोरिया का दूसरा परीक्षण है। ताज़ा परीक्षण उत्तर कोरिया का इस साल का 15वां मिसाइल परीक्षण है। इक्वाडोर की एक जेल में गिरोहों के बीच हिंसक झड़प में 44 कैदियों की मौत हो गई है। गृह मंत्री पैट्रिसियो कैरेलो ने बताया कि सेंटो डोमिंगो स्थित बोलाविस्टा जेल में कुछ कैदी अन्य कैदियों पर हमला करने के इरादे से अपनी अपनी कोठरी से बाहर निकल आए और हमला शुरू कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि जिन लोगों की जान गई है उन पर चाकुओं से हमला किया गया है। और पूर्वी कांगो के इटुरी प्रांत में खदान के नजदीक स्थित गांव पर विद्रोहियों के हमले में कम से कम 52 लोग मारे गए हैं। मोंगवालू के मेयर जियापियरे डिकी लिसेंड ने कहा है कि CODECO नामक आतंकी गुट के लड़ाकों ने कमला गेटे कस्बे पर हमला किया। मारे गए लोगों के अलावा 100 से ज्यादा नागरिक लापता हैं। कांगो सरकार ने आतंकवादियों द्वारा मासूम नागरिकों पर किए गए बर्बर एवं कायरतापूर्ण हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हमले की निंदा की है। नानगरहार प्रांत में IS से जुड़े 63 आतंकवादियों ने सेना के सामने हथियार डाल दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इन आतंकवादियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। साल 2021 के बाद से कट्टरपंथी IS से जुड़े 600 से ज्यादा आतंकी अब तक अधिकारियों के सामने हथियार डाल चुके हैं। अवैध परमिट पर इंडोनेशिया में घुसे पाकिस्तानी प्रवासी वहां की मस्जिदों में जाकर ज़कात मांग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इनकी गतिविधियों पर काबू पाना इंडोनेशियाई सरकार के लिए चुनौती बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया में
जकात खूब प्रचलित है, लेकिन अवैध पाकिस्तानियों के कारण लोग परेशान हैं।